है कि एसआईआर के कारण लोग तनाव में हैं, और यही तो विपक्ष का दावा भी है, और इसीलिए यहां पर विपक्ष का दावा सही साबित हो रहा है। तो बीजेपी इस समय महाराष्ट्र और बंगाल में फंसी हुई दिख रही है। ऐसे में नितिन गडकरी ने कल नागपुर में रिटायरमेंट वाला जो बयान दिया है, आपको याद होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आपको बता रहा हूं कि वो भी मोदी को फंसाने वाला ही दिख रहा है। विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव, इसमें चर्चा करते हुए गडकरी ने कहा कि सही समय पर पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए, अगली पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की वकालत करते हुए यहां पर गडकरी ने कहा है कि जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए, और जब वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तब हमें भी सेवानिवृत्त होकर और कोई काम करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, वो भी कह चुके हैं कि 75 का होने पर किनारे हट जाना चाहिए। अब भले इन बयानों में मोदी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन जिस तरह अपनी नाकामियों से मोदी घिरे हुए हैं और देश में चारों तरफ बेचैनी और परेशानियां बढ़ रही हैं, यहां तक कि शंकराचार्य जैसी हस्तियों को भी बीजेपी अपमानित कर रही है, उसमें नरेंद्र मोदी का हटना ही क्या बीजेपी के फायदे में है? ये सवाल भी अब उठने लगे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मौनी अमावस्या पर हुई बदसलूकी पर आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा का कहना है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उससे हम सभी दुखी हैं। बीजेपी मूर्खों को अपना भक्त बनाती है और अपने भक्तों को मूर्ख बनाती है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। आइए जरा सुन लीजिए यहां पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत एनआईए को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते। तो सुन लिया आपने, मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। खैर, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बंगाल या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी घिरी हुई है। मोदी को हर राज्य में अपनी सरकार चाहिए, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अपने ही तेवर दिखा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग ही तेवर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत का असर देश में होने वाले आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा, यह भी तय है। और इन सब के बीच उधर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ है। इन सब की चर्चा अब आज आगे बढ़ाते हैं। और क्या मोदी से अब देश और बीजेपी दोनों नहीं संभल पा रहा है? ये देश भी और बीजेपी भी दोनों नहीं संभल पा रहे हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। आइए, महाराष्ट्र से बंगाल तक बीजेपी की कैसे बढ़ी हुई है मुसीबत और अपने ही कैसे दिखा रहे हैं तेवर, इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी, पहले आपके पास आता हूँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं। अभी आपने सुन लिया बयान आपने इनका संजय राउत का, क्या कहेंगे? संजय राउत लगातार वोकल हैं और उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं। एकनाथ शिंदे थोड़ा यहाँ परेशान नज़र आते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि अगर वो बहुत परेशान नज़र आते हैं, इसलिए क्योंकि 3 दिनों के लिए कहा था कि अपने पार्षदों को रखेंगे हम 3 दिन तक,
अभी तो इनको लॉटरी निकालनी है 22 या 23 तारीख को, अधिसूचना जारी करनी है, उसके बाद फिर 7 दिन का समय होगा मेयर के चुनाव के लिए, और मेयर के चुनाव में वोटिंग होगी। और वोटिंग में अगर इधर से उधर हो गया, और कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी कि जो गए हैं यहां से वो वापस भी आ सकते हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी भी अंदर खाने वहां लगी हुई है कि किसी तरह एकनाथ शिंदे के ही लोगों को अपनी तरफ मिला लिया जाए। बीजेपी एकनाथ शिंदे पे लगी हुई है, उद्धव ठाकरे का गुट एकनाथ शिंदे पे लगा हुआ है। शिंदे साहब अपने 29 सिपाहियों को लेकर ताज होटल में कैद हैं। कैसे देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो राजीव जी ये हुई है, जो मोदी और अमित शाह की बड़ी विफलता रही है कि इस बीएमसी के चुनाव में, जिसमें वो लोग गए नहीं दोनों, इसमें मातोश्री वापस मुंबई और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का केंद्र बन गया। जो सिंबल छीनने के बाद, पार्टी छीनने के बाद, पार्टी तोड़ने के बाद, चुनाव आयोग की डिक्टेटरशिप की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी की वजह से वो स्टेटस उनसे छिन गया था। जनता ने, मुंबई की जनता ने उसको वापस कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर मुंबई की राजनीति अब मातोश्री से ही होगी। तो एक तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो ये आया है। दूसरा परिवर्तन ये आया है कि अब उद्धव ठाकरे की जो राजनीति है वो तमाम विरोधों के और तमाम साजिशों के बावजूद है। वो अपना वैचारिक आधार भी नया तलाश चुके हैं। इसलिए जो उनको अभी समर्थन मिला है वो उनकी नई विचारधारा, नई इमेज पर मिला है। और ये मुश्किल है मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि एक केंद्र जो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नया केंद्र वापस बन गया, जो कभी बाल ठाकरे हुआ करते थे जी। तो असल में जब संघर्ष करके कोई विपरीत परिस्थितियों में वापस आता है, असली तो वही माना जाता है कि राजनीति उसकी चल रही है। तो इस लिहाज से मातोश्री वापस अब सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में है महाराष्ट्र की और मुंबई की। उद्धव ठाकरे, अच्छा, जो एकनाथ शिंदे 29 अपने पार्षदों को लेकर 5 स्टार होटल में, बहुत महंगे होटल में टिके हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 29 लोग हैं तो 29 कमरे भी होंगे या ज़्यादा होंगे जी। 5 स्टार का खाना पीना नाश्ता भी महंगा होता है, हम सब जानते हैं। अब कौन सा कोई इनकम टैक्स इनसे पूछेगा कि ये पैसा कौन दे रहा है उसका, ये पैसा कहाँ से आ रहा है उनके पास, ये बिल कौन भर रहा है उनके? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। कि इसकी भी जांच नहीं होगी कि 5 स्टार होटल में अगर हफ्तों हफ्तों अगर आप रखने के लिए सक्षम है तो इसका मतलब है कुछ आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। कोई एकनाथ शिंदे अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़ के तो बिल नहीं जमा करेंगे उसका। ये बहुत सारी बातें राजनीति में हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जी। कि पॉलिटिकल पार्टी है तो वो तो 5 स्टार होटल बुक कर सकते हैं। कहाँ से बुक कर सकते हैं? कोई एक व्यक्ति बहुत पैसे भी कमाता हो, वो भी अगर एक सप्ताह 5 स्टार होटल में रुकेगा तो उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। ये तो जनता के सेवक अपने आप को बताते हैं। लेकिन अभी एक उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना उद्धव की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया कि वो लोग पोचिंग नहीं कर रहे हैं। अभी जिनकी आपने बाइट सुनाई वो भी यही मान रहे हैं, वो कोई इशारा नहीं दे रहे हैं कि वो इच्छुक है पार्टी को तोड़ने में। तो डर इनको बीजेपी से ही है। तो ये एक बड़ा सेटबैक जो है वो ये मोदी अमित शाह को लगेगा कि जब यहाँ पे अभी रस्साकशी जो है वो चालू हो गई। मुख्यमंत्री जी दावोस चले गए जी। मजे की बात यह कि योगी आदित्यनाथ भी जाना चाहते थे पिछले साल, उनको इजाजत नहीं मिली थी। देवेंद्र फडणवीस चले गए दावोस।
और दावोस वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर के बड़े उद्योगपति जमा होते हैं। वहाँ पे वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी वो मुंबई में अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिल रही है, वो अमेरिकी राजदूत से मिल रही है, जो एम्बेसडर से जी। मिल रही है, जो नए नए आए। तो देवेंद्र फडणवीस तो दिल्ली आने की तैयारी में है, अपनी फील्डिंग कर रहे हैं वो। अपनी फील्डिंग कर रहे हैं। वो दिल्ली आने की का सूटकेस बना रहे हैं अपना। अब बीजेपी जाने, बीजेपी के काम जाने। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है यहां पे जब एकनाथ शिंदे की हम बात कर रहे हैं तो कहां दिखाई देते हैं आपको? एकनाथ शिंदे ही सबसे ज्यादा मुसीबत में हैं। सारे दबाव उनके ऊपर हैं। वो जाहिर है कि जयचंदों पे होते हैं। संजय राउत ने इससे पहले कहा था कि कुछ जयचंदों की वजह से आज ये हालत हुई है। तो जयचंद जो है उनका मुश्किल में होना स्वाभाविक है। अगर वो ठीक तरीके से नहीं मानेंगे तो देवेंद्र फडणवीस, मोदी जी उन पर सख्ती भी कर सकते हैं। ये जो खर्चे वो कर रहे हैं उसकी जांच भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ईडी कहीं एक ही जगह पहुंचेगी। ईडी न भी पहुंचे तो ईडी की धमकी पहुंच सकती है। एकनाथ शिंदे ने जो खेल खेला है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। उससे बच नहीं सकते। देखिए हुआ क्या है, महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन फिर भी उनके 29 नगर सेवक जो हैं वो जीतने में कामयाब हो गए। बीजेपी सोच रही थी कि जिस तरह से उसने बिहार में या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करी है, ऐसी यहां भी कर लेगी। लेकिन यहां पे उसको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे थे। हमने पिछली बार बताया था कि उद्धव ठाकरे जो है उनकी एक छवि जो है बंबई में और खासतौर से महाराष्ट्र में बहुत निखर के सामने आई है। वहां इस वक्त ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो छवि के मामले में, इमेज के मामले में उद्धव ठाकरे का मुकाबला कर सके। शरद पवार कभी बहुत बड़े स्टालवर्ट कहलाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रहे हैं। उनके और उनके भतीजे के बीच दोस्ती और दुश्मनी के जो संबंध रहे, उससे लोगों को उन पे शक पैदा होने लगा कि वो क्या कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे पे या शिवसेना उद्धव पे एक ही आरोप था कि ये जो है अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, मगर इस बार उन्होंने साफ बोल दिया। राज ठाकरे ने बोला पहले, उद्धव ठाकरे की पार्टी में आने के बाद, मतलब साथ समझौता होने के बाद। फिर संजय राउत ने बोला कि अडानी को बंबई नहीं लेने देंगे। ये जो मैसेज है ये सबसे बड़ा मैसेज है कि मुंबई जो है मुंबई वालों की है, देश की है, महाराष्ट्र की है, सबकी है, लेकिन अडानी की नहीं है। एक पूरा शहर अडानी का हो जाए, इससे बड़े आश्चर्य की, दुख की और देश के लिए खतरनाक बात और कोई हो नहीं सकती। तो एकनाथ शिंदे जो है आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। वहां मेयर बनने के लिए ये जो लड़ाई हो रही है उसका एक कारण सबको मालूम है कि जो बीएमसी है उसका बहुत बड़ा बजट होता है। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है वो, और वहां पे जो कब्जा करता है तो वो तीसरी ताकत के रूप में उभर के सामने आता है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उसके बाद बीएमसी है जी। लेकिन वहां पे जो एक सवाल है वो सबसे बड़ा है कि बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों के साथ, जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया है, जिन्होंने उसे रास्ता दिया है, जगह दी है, किस तरह व्यवहार करती है और क्या ये हमेशा चल सकता है। राहुल कल हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा में याद होगा कि हरियाणा में भी एक गुट ने चौटाला के बीजेपी का साथ दिया था। उसके बाद पिछले चुनाव में उसको उठा के फेंक दिया गया, उसे पूछे ही नहीं गया। इसी तरह यहां मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो जीता गया, उनसे कहा हट जाइए आप। बिहार बचा हुआ है और उसके कारण है, वो कारण सामाजिक न्याय के कारण है।
सामाजिक न्याय एक ऐसा मुद्दा है जहां मोदी जी ज़्यादा हस्तक्षेप कर नहीं सकते। वहां पे सामाजिक न्याय के आधार पे नीतीश कुमार बचे हुए हैं, नीतीश कुमार बने हुए हैं। नहीं तो नीतीश कुमार भी इस बार जाने वाले थे और जाएंगे वो 6 महीने, साल भर। इससे ज़्यादा नीतीश कुमार को मोदी जी रखने वाले नहीं हैं। दूसरी एक ख़ास बात और है, हम बता दें कि राहुल का जो कल का टूर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का वैसे तो लगातार चल रहा है, आज केरल में थे वो, कल रायबरेली में होंगे वो, परसों हरियाणा में होंगे वो। तो ये इसके बारे में हम अगली बार में बात करेंगे कि उनके क्या मायने हैं। लेकिन ये एक बात बता दें कि जब ये मोदी जी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं, बीजेपी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं और वो उनकी दीवारें खुद ढहने के कगार पे हैं, तो ऐसे में राहुल की सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बारे में हम नेक्स्ट राउंड में बताएंगे। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष का नेता क्या कर रहा है ये जानना समझना ज़रूरी है, और इसलिए नेक्स्ट बारी जब आपकी आएगी तो इस पर ज़रूर आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है? अभी लगभग 10-11 दिन का समय है, छोटा मोटा टाइम नहीं है। 10-11 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद राजीव जी। जो अभी प्रशांत जी ने कहा कि ये पूछा जाना चाहिए कि वह ताज होटल का खर्चा कौन दे रहा है। जब चार्टर्ड प्लेन से यहाँ इनके विधायक गए थे तो क्या पूछा गया था कि कहाँ से पैसा आया? सूरत के जिस होटल में लोग रुके थे उसका भी पूछा गया कि इसका खर्चा किसने दिया? गुवाहाटी में जब जाके रुके थे जिस होटल में, वो कोई इकोनॉमिक सेक्टर का तो होटल था नहीं, कि किसी ने नहीं पूछा। तो जब तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तब तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। और अगर आप राजीव जी अब जानना का प्रयास करेंगे तो ताज होटल वाला लिख के दे देगा कि उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड स्टे है। वो ईडी को, इसको, उसको, जिसको कहेंगे वो लिख के देगा कि साहब स्पॉन्सर्ड था मेरी तरफ से, हमने पैसा मांगा ही नहीं, इन्होंने दिया भी नहीं। तो ये खेल लगातार चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने महाराष्ट्र में संकट हो गया है कि वह जो ताकत इकट्ठा करना चाहती थी इस चुनाव में, वो उसको मिली नहीं। उसकी निर्भरता चाहे तो उद्धव ठाकरे के प्रति है या एकनाथ शिंदे के प्रति है। एकनाथ शिंदे ये चाह रहे हैं कि वो बार्गेन करके अपनी पोजीशन को बेहतर कर लें और उनको, अगर उनका नाम मेयर हो तो डिप्टी मेयर हो जाए, और जो कमेटियां होती हैं उस कमेटियों में उनको स्थान भी मिल जाए। क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि जो भी 10 सदस्यों का मनोनयन होगा उसमें भी कोई उनको खास स्थान नहीं मिलेगा। वहां तो जो मनोनयन होता है वह पार्टी की संख्या के आधार पर होता है। आप जितने सभासद जीते हैं, पार्षद जीते हैं, नगर सेवक जीते हैं, उसके अनुपात में आपको संख्या मिलती है मनोनयन के लिए। तो सर्वाधिक मिलेगी बीजेपी को। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे हैं, उसमें भी उनको कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। और इस 10 की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी को भी अपना मेयर बनाने में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं मिल जाएगी, क्योंकि 3, 4 या 5 उनके मिलेंगे, बाकी वो बढ़ जाएगा कांग्रेस में या उद्धव ठाकरे में या एकनाथ शिंदे साहब में। तो अब स्थिति बीजेपी के सामने है कि या तो वो एकनाथ शिंदे की बात को स्वीकार करे, लेकिन उस दबाव को उद्धव ठाकरे ने काफी कुछ कमजोर कर दिया जब उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का मेयर बनेगा तो वो सदन से उठ के बाहर चले जाएंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह बहुत बड़ी राहत है बीजेपी के लिए, और ये बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए, कि एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग ताकत वो लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर अभी भी राजनीति नहीं कर सकती। उसका शिवसेना को तोड़ करके जो उसका एक सपना था कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत जो उसके सामने है, जो लगातार उसके लिए चुनौती बनी हुई है, उससे वो मुक्त हो जाएगी और एक अपनी खुद की राजनीतिक ताकत बना लेगी। वो उसको पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा। वो निर्भरता बनी रहेगी, और कम से कम आने वाले जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उसमें भी ये हालत नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति तो अपने आप अकेले दम पे कर ले। यह महाराष्ट्र का जो संकट है बीजेपी के सामने, वो बना रहेगा। वही स्थिति बंगाल की है। बंगाल की स्थिति है कि बंगाल में बहुत समय पर ममता बनर्जी बीजेपी से छुटकारा पा ली थी। आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ चुकी हैं बीजेपी के साथ,
वो उनके सरकार में रह चुकी है एनडीए की। ये ममता बनर्जी हैं जिन्होंने, जब वो एनडीए के साथ थी तब उन्होंने इन्हीं घुसपैठियों का सवाल उठाया था। याद कीजिए आप 2005 में जब इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था तो उनका मुद्दा वही था कि घुसपैठियों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बड़े समय से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और एक अलग ताकत के रूप में वो उभरी। लेकिन को जब तक वामपंथियों से या कांग्रेस से लड़ना था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। आप याद कीजिए कि वो आरएसएस की बैठकों में भी गई हैं, आरएसएस के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें भी हो गई। लेकिन बड़े सलीके के साथ उन्होंने बड़े समय पर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई और वो अब एक जो गैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको वो बंगाल में चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के वह पूरे देश में राजनीति करती है वह बंगाल में परवाह नहीं चल रही है। जो करने का प्रयास करती है उसमें ममता बनर्जी आक्रामक तरीके से उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। कोई सहयोगी उसके पास मिल नहीं रहा है। बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक टीएमसी के नेता को, कबीर साहब को, बड़े तैयार किया, वो भी, उनकी भी कहानी खत्म हो गई, वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो वह ध्रुवीकरण की राजनीति चल नहीं रही है। ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। गवर्नेंस के नाम पर वह ममता बनर्जी को घेर नहीं पा रही है। जो उसका घुसपैठियों का नारा है वो चल नहीं पा रहा है वहां। तो ये बंगाल की स्थिति है कि न तो उसके पास कोई राजनीतिक सहयोगी है और न ही उसके राजनीतिक मुद्दे बंगाल में कारगर हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बंगाल में ममता बनर्जी को घेरना चाहती है तो उसको मुद्दों पे ही घेरना पड़ेगा, उनके गवर्नेंस के आधार पर घेरना पड़ेगा। और वह ताकत बीजेपी के पास नहीं है क्योंकि वह अपने केंद्र की सरकार के बल पर भी, आप याद कीजिए कि ये मोदी जी लगातार वहां वो बोल रहे हैं केवल घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। वह उनकी सरकार पे हमला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर सरकार पे हमला करेंगे तो और हमला होंगे, क्योंकि सरकार की विफलता है और है, चाहे वो घरेलू मसला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसला हो, चाहे विदेश नीति का मुद्दा हो। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट यही है कि वह अपनी जितने भी जोड़ तोड़ की कोशिशें थी वो कोशिश करने के बावजूद भी महाराष्ट्र में जो चुनौती देने वाली राजनीतिक ताकतें हैं उनको कमजोर नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे और आज भी यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत घटी नहीं है। वो अपने जो बीएमसी में उनकी जो ताकत रही है वो बरकरार रही है। ये जरूर है कि राज ठाकरे के आने से जो उनको उम्मीद लग रही थी वो उतनी पूरी नहीं हुई, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक ताकत है। और वह राजनीतिक ताकत जब पार्टी तोड़ दिया गया, पार्टी के आर्थिक स्रोत सुखाने की कोशिश किए गए, तमाम उनके नेताओं को अपनी पार्टी में बीजेपी ने मिला लिया। अभी इस चुनाव में उनके उम्मीदवारों के साथ तमाम उनके उम्मीदवारों को तोड़ा गया, केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ लगाई गई, कुल जितने भी प्रयास हो सकते थे, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत खत्म नहीं। तो महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो बनी हुई है और बंगाल की हालत वही है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। क्या वह और किस बिना पर आगे बढ़ेगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसका जो परंपरागत तरीका रहा है उस आधार पर वो बीजेपी बंगाल में अपना पैर जमाती हुई दिखती नहीं है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बंगाल की बात हम करेंगे, आने वाले समय में बहुत होगी बंगाल की बातें, लेकिन महाराष्ट्र को थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ इस चर्चा में। और महाराष्ट्र भी आने वाले समय में काफ़ी फोकस में रहने वाला भी है, और ख़ासकर 10-12 दिन और देवेंद्र फडणवीस का चले जाना। और इस बीच अभी एक ट्वीट किया है इन्होंने, संजय राउत ने। उस ट्वीट में संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत किया जाता है ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत किया गया था। ये हर मराठी व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। नगर निगम चुनावों में भारी जीत के बाद फडणवीस का दिल्ली के सबसे ऊंचे पद तक का सफ़र शुरू हो गया लगता है। जो कह रहे थे प्रशांत जी, आपकी बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पे संजय राउत। अभी ट्वीट किया उन्होंने और वहाँ दावोस में फडणवीस का स्वागत हुआ। वहाँ के भारतीय जो लोग वहाँ हैं वो लोग एयरपोर्ट पे स्वागत कर रहे हैं। तो ये स्वागत कैसे करवाया जाता है आप सब जानते हैं। और अब अगर फडणवीस का स्वागत दावोस में हो रहा है तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को भी एक विकल्प चाहिए और या उनकी पार्टी को विकल्प चाहिए। नरेंद्र मोदी तो हटना चाहते नहीं हैं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? और बहुत इतना आसान नहीं है इस
एक चुनाव बीत गया और इस चुनाव को बस ऐसे खारिज कर दीजिए, चलो जी किसी का कोई मेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि सब कुछ वैसे ही हो जैसे अभी महायुति है, उसके पास 118 सीटें हैं, आराम से उनकी सरकार बन जाएगी, यानी वहाँ उनका मेयर बन जाएगा, ये हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसी महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे और उसी बीएमसी में उद्धव ठाकरे, उसी मुंबई में उद्धव ठाकरे को नकारा नहीं गया बल्कि अच्छी तरह से स्वागत किया गया, 65 सीटें कम नहीं होती हैं। और अगर साथ दोनों देख लीजिए, एकनाथ शिंदे और इनको मिलाकर, तो ये सीटें कहाँ जाती हैं ये भी आप देख लीजिए। और 94 जाती हैं ये सीटें, ये तब जबकि अलग अलग हैं, और साथ लड़ते तो कुछ और होती, स्थितियां दूसरी होती जो आज तक होती आई हैं पिछले लगभग 3 दशकों में। इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इतना आसान है, और क्या इस बात को एकनाथ शिंदे नहीं जानते, क्योंकि और किसी ने तो अपने पार्षदों को ताज होटल में नहीं ठहराया है, एकनाथ शिंदे ने ही क्यों ठहराया है। और अगले 10 दिनों तक खर्च कौन देगा, ये सवाल तो पूछ रहे थे प्रशांत टंडन जी, बिल्कुल सही पूछ रहे थे कि ताज होटल में सिर्फ 29 कमरे नहीं होंगे, कम से कम 35-40 कमरे होंगे, और उन कमरों का खर्चा कौन दे रहा होगा। और सुनील शुक्ला जी ने सही कहा कि अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये तो स्पॉन्सर्ड है। लेकिन ओवरऑल एकनाथ शिंदे की सियासत, क्या यहां से बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है? राजीव जी, मुझे लगता है कि शिंदे से ज्यादा बड़ी चुनौती अब बीजेपी के सामने है। कहां तो नीतीश कुमार को शिंदे बनाने चले थे और शिंदे को बना दिया नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जो थे राजीव जी, पर उनके बारे में यही चल रहा था कि शिंदे बना दिए जाएंगे, इनका भी जो है इंटर के बाद हाई स्कूल करा दिया जाएगा, शिंदे के बारे में यही था। अब देखिए राजीव जी, ये 89 जो है ये कैसा गजब का आंकड़ा है। बिहार में भी इस 89 ने जो है वो फंसा दिया बीजेपी को, और महाराष्ट्र में भी 89, बीएमसी में भी। अब ये 89 जो है, मुझे लगता है कि राजीव जी 8 और 9 का मामला जो है, मोदी जी कहेंगे या फिर चुनाव आयोग से भाई कुछ भी करो मगर ये 8 और 9 का संयोग मत करो, वरना ये कुर्सी छोड़नी पड़ती है। अब देखिए बिहार में छोड़नी पड़ी ना, आखिरी समय तक था कि नीतीश कुमार को पलटी मतलब करा दी जाएगी, शीर्षासन करा दिया जाएगा, इंटर के बाद हाई स्कूल करा दिया जाएगा, लेकिन आखिरी समय में नीतीश कुमार बचा कर ले गए खुद को। अब वहाँ जो है अब हाथ मलते हैं, रोज बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीजें जो है नीतीश कुमार के हाथ में। तो फिलहाल राजीव जी एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों जो है आपस में सांप छछूंदर का खेल हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए छछूंदर है। शिंदे भी चाहे तो बीजेपी को छोड़ के जाए तो कहाँ जाए, और बीजेपी अगर शिंदे को तोड़े तो दुनिया में क्या मुंह दिखाए, ये भी तो है। फिर अगर शिंदे के पार्षदों को तोड़ती है बीजेपी तो सारी दुनिया कहेगी भाई जिसके साथ रहते हो उसी के साथ ये करना शुरू कर देते हो। उद्धव ठाकरे के साथ किया, उनके घर में शिंदे पैदा किए, शिंदे के घर में भी शिंदे पैदा कर रहे हो। तो ये अब संकट बीजेपी के सामने ये है कि जो जनता को मुंह दिखाना है वो किस तरीके से मुंह दिखाएं, वरना चाणक्य साहब तो सब कुछ जस्टिफाई कर लेंगे कि भाई ठीक है मुंबई के हित में और विकास के लिए ये जो थे साथ में आ गए, तो भाई क्या शिंदे क्या विकास के विरोधी हैं जो आपकी सरकार चलवा रहे हैं अगर इनके तोड़ते हो पार्षद तो मुझे लगता है राजीव जी शिंदे के सामने तो संकट है ही कि अपने पार्षदों को बचाएं, लेकिन संकट जो है वो बीजेपी के सामने भी कि शिंदे के पार्षदों को तोड़े कैसे। दूसरा राजीव जी, शिंदे के पार्षद भी जो जाएंगे वो अगर जाते हैं तो मुझे लगता है उनका जाने का पहला जो प्राथमिकता होगी वो उद्धव ठाकरे होंगे, बजाय इसके कि वो बीजेपी के साथ जाएं। और वो इसलिए होगा कि मराठी मानुष का मुद्दा ये समझ में आ गया है कि वो काम कर रहा है, उद्धव ठाकरे का ब्रांड जो है मराठी मानुष के नाम पर वो कायम है। राज ठाकरे की राजीव जी सीटें भले ही कम आई हैं, लेकिन राज ठाकरे ने आखिरी समय पर जो अडानी वाला जो वीडियो पोस्ट किया उसका बहुत जबरदस्त असर हुआ राजीव जी, और ये बात बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इसने बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को भी नुकसान पहुंचाया। राज ठाकरे का आखिरी समय में जो अडानी वाला आया कि 2014 में 2 कंपनियां थी और 26 आते आते किस तरीके से वो 500 से ज्यादा कंपनियां हो गई, उसका एक बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। और आज संजय राउत भी जो कह रहे हैं, कल भी जो कह रहे थे कि हम मुंबई को बिकने नहीं देंगे, अडानी को बिकने नहीं देंगे, तो ये भी एक बड़ा राजीव जी मसला है। तो शिंदे के पार्षदों के सामने भी मुझे लगता है कि ये संकट होगा कि बीजेपी का तोड़ना भी चाहे तो कैसे वो टूटे जाकर। तो ये एक बड़ा संकट राजीव जी मुझे लगता है कि शिंदे के सामने भी संकट और बीजेपी के सामने भी संकट है। संकट के मामले में दोनों बराबर ही संकटग्रस्त हैं,
कोई भी दोनों में से कम संकटग्रस्त नहीं है। अब संजय राउत जैसे कह रहे थे कि हम तो अभी मजे ले रहे हैं, तो वास्तव में इस समय देखा जाए तो उद्धव ठाकरे मजे ही ले रहे हैं। अब शिंदे के पास टूटते हैं तो भी मजे हैं, नहीं टूटते हैं तो भी मजे हैं। बीजेपी अगर शिंदे के सामने सरेंडर हो जाती है और बीएमसी का मेयर जो है शिंदे का बनवा देती है तो भी मजे हैं, और अगर बीएमसी में बीजेपी अपना बना लेती है तो भी मजे हैं। तो शिंदे के सामने संकट है, शिंदे की राजनीति क्या होगी भाई? फिर तो ये आएगा ना कि भाई अब तक 30 साल से यहाँ शिवसेना का राज था, और जैसा आपने भी कहा कि अगर संयुक्त शिवसेना देखी जाए, ठाकरे परिवार दोनों मिला के और एकनाथ शिंदे मिलाकर तो 94 बैठते हैं। और राजीव जी, इससे फिर ये संकेत जाएगा कि शिंदे सरेंडर कर गए, तो अब शिंदे खुद को सरेंडर कैसे बताएं? बाला साहब ठाकरे ने तो कभी सरेंडर किया नहीं था, नाम अभी शिंदे बाला साहब ठाकरे का ले रहे हैं। तो शिंदे के सामने ये संकट है कि वो सरेंडर कैसे करें। तो फंसे हुए राजीव जी दोनों दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी के अंदर भी राजीव जी एक फडणवीस को लेकर भी एक नाराजगी बहुत जबरदस्त तरीके से है, और जो फडणवीस के विरोधी हैं वो एक मतलब हमारा जो मीडिया है मुख्यधारा का, वो तो बता रहा है कि हिंदुत्व के धुरंधर है देवेंद्र फडणवीस, 89 जीत कर ले आए हैं। लेकिन अंदर अंदर नाराजगी ये है कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से एक नुकसान हुआ है। बीजेपी के पिछली बार 83 पार्षद थे, 10 दूसरे जगह से तोड़कर लाए गए तो हो गए 93। तो ये कैसे हिंदुत्व के धुरंधर है 93 से 89 पे आ गए, और मेयर भी नहीं बनवा पा रहे हैं अपना। इस समय दावोस में जो है वो पैसा लेने गए हुए कि हमारे यहाँ की निवेश कर दो। तो फडणवीस को लेकर भी है, तो फडणवीस अगर दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली की तैयारी में ये कच्चा भी दूसरे लोग लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है राजीव जी की बीजेपी के अंदर भी संघर्ष बहुत ज्यादा है। देवेंद्र फडणवीस तैयारी तो दिल्ली की कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है उनके पैर मुंबई में ही बांध रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली भी जाना चाहते हैं। तो संकट जो है राजीव जी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि ये इस समय बीजेपी के सामने भी है। उनकी अंदरूनी राजनीति, देवेंद्र फडणवीस इससे कैसे पार पाते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि अमित शाह का शायद सहयोग नहीं मिल रहा है फडणवीस साहब को, और अगर मिलेगा तो फिर ईडी भी पूछेगी एकनाथ शिंदे से कि पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हो, और अगर मिलता है सहयोग तो ईडी नहीं पूछेगी, जो प्रशांत जी कह रहे थे कि ईडी क्यों नहीं पूछती इनसे। तो अमित शाह जी क्या करते हैं ये भी देखना होगा राजीव जी, क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं फडणवीस जी तो किसकी राह में कांटे बिछाएंगे, तो ये भी देखना है। तो मुझे लगता है राजीव जी की शिंदे के हाथ में इस समय विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ती है फिलहाल। बाकी अब आगे क्या होगा, फडणवीस से कितने बड़े धुरंधर हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझको लगता है कि अगर शिंदे के ऊपर आशीर्वाद है दिल्ली का तो फडणवीस शायद उनको झुकना पड़े, और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी शायद ये करे कि फिलहाल फडणवीस को झुकाने के लिए मुंबई बीएमसी को छोड़ दे। ऐसा भी राजीव जी हो सकता है, मुझको लगता है। जी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन धनंजय जी उसी मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो और बेहतर बताएंगे। आपका स्वागत है धनंजय जी इस कार्यक्रम में। और चल क्या रहा है, शिंदे साहब कब तक रखेंगे अपने पार्षदों को ताज होटल में? बढ़िया है, महीने 2 महीने रहें तो बढ़िया, खाना वाना मस्त 5 स्टार का। देखिए, नमस्कार आप सबको, मेरी आवाज आ रही है जी? देखिए, एक ही पेंच नहीं है, कई पेंच। एक पेंच ये भी है कि 22 तारीख को चुनाव आयोग अभी जो है एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, जनरल सीट होगा, ये भी एक है जिसका फैसला 22 तारीख को होना है लॉटरी के द्वारा। और एक संयोग की बात कर रहा हूं कि अगर एसटी के लिए हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर सीट मिल गई तो क्या होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है 2 कैंडिडेट, 2 उम्मीदवार थे, और दोनों जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के जीते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है। और ये देखिए कि जो वार्ड नंबर 53 है, 53, वहां से जितेंद्र बल भी जीते हैं, और वार्ड नंबर 121 है जहां से प्रियदर्शनी ठाकरे जीती है, और दोनों ने हराया है, शिंदे गुट के ही नेता को हराया है। तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर रिजर्व सीट हो गया तब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरा है कि जो आपने कहा कि अब तो 24 तारीख को दावोस से आएंगे वो देवेंद्र फडणवीस साहब, तो 24 तारीख तक अटके रहेंगे या क्या फैसला होगा। इस बार एक ये भी है, समझिए कि मुंबई महानगर पालिका बहुत मजबूत जगह है। ये आप सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि कई स्टेट जो भारत के हैं, नॉर्थ ईस्ट के या जो गोवा है, उससे ज्यादा का बजट होता है यहाँ का
75,000 करोड़ रुपए पिछले साल बजट, इस बार बजट तो और आगे बढ़ेगा। और उसमें बीजेपी के लिए ये नाक का प्रश्न बन गया है, क्योंकि मोदी जी वहां जाकर के भी, आसाम जाकर के भी बोल आए कि हमने मुंबई में, महाराष्ट्र में ठाकरे का किला ढहा दिया। तो वो भी एक दाव खेल गए हैं। मुंबई का अगर ढहा दिया तो मेयर तो आप ही का बनना चाहिए। तो जो फेकम फाक में ये आया है वो ये आया है कि शिंदे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गए अचानक। और शिंदे इंपॉर्टेंट इस तौर पे है कि 29 बहुत कम बहुमत है उनके पास। अगर 118 सीटें समझिए है तो 118 में 89 उनके पास, 29 उनके पास। बाकी कौन है? 3 और ले लीजिए, अजीत पवार जी की पार्टी के 3 नगर सेवक हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ लेंगे ये, तो 89 और 3 92 होता है। शिंदे की आवश्यकता है और शिंदे इस बात को समझ रहे हैं। और शिंदे को खतरा संजय राउत से नहीं है या उद्धव ठाकरे से नहीं, शिंदे को असली खतरा बीजेपी से। कि और इस चुनाव से पहले, मतलब बीएमसी चुनाव से पहले आपको याद हो कि कई जगह झगड़ा हुआ था जब शिंदे गुट के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे। और फिर जो है देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया था शिंदे को कि कोई भी शिंदे गुट का नेता बीजेपी में नहीं आएगा। फिर भी हालांकि कई नेता गए थे। तो अब बीजेपी क्या मेयर पद जो चाह रहे हैं ये शिंदे कि 2.5 साल का हो, क्या वो होगा? बीजेपी ऐसा करेगी? और शिंदे ऐसा क्यों चाह रहे हैं इसको भी समझिए। शिंदे को अब तक ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे, कर दिया। विधानसभा चुनाव याद कीजिए। और असली शिवसेना शिंदे ही है, क्योंकि शिंदे के पास चुनाव चिन्ह है, शिंदे के पास शिवसेना नाम है। तो असली शिवसेना बेसिकली शिंदे हैं। सारे कार्यकर्ता इनके पास, खाली नेता ही नहीं कार्यकर्ता भी इनके पास है। शिवसेना का मतलब मुंबई होता रहा। मुंबई हमेशा शिवसेना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रही। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें इनके पास 29 सीट ही आई और उद्धव के पास 65 सीट आई। तो लगभग दोगुना से ज्यादा हो गई सीटें। तो अब मुंबई में ये चल रहा है कि मुंबई का राजा जो है वो शिंदे नहीं है, मुंबई का राजा उद्धव ही है। और उद्धव की पार्टी के नगर सेवक जो है किसी होटल में नहीं है, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। संजय राउत ने भी ऐसा कहा और ऐसी कोई खबर भी नहीं है। शिंदे 29 जो है वो वहां है। तो उसकी एक और वजह बताई जा रही है कि बेसिकली शिंदे को यह डर है कि हो सकता है बीजेपी तोड़ दे। और वैसी स्थिति में शिंदे जो नेगोशिएट करना चाहते हैं वो नेगोशिएट न कर पाए। और शिंदे ये चाह रहे हैं कि भले हमको महाराष्ट्र के मंत्रालय में या महाराष्ट्र की सरकार में थोड़ी कम अहमियत हो, क्योंकि वो अहमियत ज्यादा चाह रहे थे, वो अजित पवार के आने से इनकी अहमियत और कम हो गई। तो ये चाह रहे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनका वर्चस्व बना रहे। एक तो मराठी के मुद्दे पर, क्योंकि अब ये बात आएगी कि मराठी मुद्दे पर शिंदे ने मराठियों के साथ धोखा किया और जो मुंबई है वो गुजरातियों के हवाले कर दिया। राज ठाकरे ने जो अपना भाषण किया था और बताया था कि किस तरीके से अडानी ने कब्जा कर लिया है मुंबई पे, महाराष्ट्र पे, देश पे। तो मुंबई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंबई में जिस तरह से धारावी का प्रोजेक्ट हो या मुंबई एयरपोर्ट की बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मिलाने की बात हो रही है। उसके अलावा ढेर सारे जो है वो सहारा की जमीनें हैं वो अडानी के पास है। उसके अलावा कई सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो लिए हैं अडानी ने। तो मुंबई में ढेर सारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं अडानी के। और बिल्डिंग का खेल जानते हैं मुंबई में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत पैसे हैं उसमें। तो वो कुल मिलाकर के शिंदे के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, दोनों के लिए आसान नहीं। लेकिन बीजेपी को दिख रहा है कि शिंदे को हम दबा लेंगे और शिंदे को दबा लेंगे तो हमारा मेयर हो जाएगा। हो सकता कर सकते हैं, पहले हमारा मेयर रहने दो, बाद में तुम्हारा देखेंगे। तो अभी निगोशिएशन चल रहा है। अडानी साहब भी हैं। उस समय तो विधानसभा में आप पिछला याद कीजिए, उसमें तो था 50 खोखे ओके। इस बार क्या नारा आता है मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए, अभी धनंजय जी शुरुआत में आप कह रहे थे एसटी, अगर पर्ची में एसटी निकल आया
तो फिर क्या उद्धव ठाकरे गुट से कोई ये बनेगा, मेयर बनेगा? तो जाहिर है, तो अब एसटी से निकल आएगा तो क्या होगा? अब फिर आप लोग ये हमारे प्रशांत भाई बताएं या सुनील जी बताएं या शकील भाई बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। लेकिन बहुमत तो उनके पास, तो क्या इनके विधायक टूट जाएंगे, क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मैं अभी इस पर बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही हैं। प्रशांत जी, यहाँ जी। पे यहाँ पे क्या ऐसी परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है, क्योंकि पर्ची से निकलना है, कौन मेयर होगा, किस कैटेगरी से होगा, वो पर्ची से तय होना है। यानी लॉटरी सिस्टम से वो जनरल कैटेगरी से होगा, एससी से होगा, एसटी से होगा, महिला होगी, ये तय होना है 22 तारीख को। हाँ, तो एक नई मुसीबत आएगी इनके लिए अगर उसमें मान लीजिए कि वो राजनीतिक मुसीबत भी खड़ा करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती रही कि कमिटमेंट नहीं दिया बीजेपी ने कभी कि वो किसी मराठी को मेयर बनाएगी। बाद में जब ये मुद्दा उछल गया तब उन्होंने बनाया। दूसरे की शिंदे साहब की अभी मुसीबतें थोड़ी सी और बढ़ने वाली हैं। देखिए, आप शिंदे जी की पॉलिटिक्स को देखिए और मोदी और अमित शाह की राजनीति को देखिए बारीकी से। शिंदे साहब मोदी और अमित शाह के लिए सरदर्द बन गए हैं। विधानसभा के बाद वो अपने गांव में जाके बैठ गए, फोन भी बंद कर दिया और फिर मंत्रालय में भी नहीं गए, नाराज हो गए वो, उनको मुख्यमंत्री बनना था तब। और अब ये बीएमसी के बाद वो 5 स्टार होटल में चले गए, जहाँ उनकी पार्टी होटल में पैदा हुई है वहीं होटल में चले गए वापस वो। अभी सुनील जी कह रहे थे कि हमको आपको नहीं बताएगा होटल वाले, होटल का मैनेजमेंट, कि वो स्पॉन्सर्ड है कि कौन पैसे दे रहा है। देखिए, दिल्ली से जब फोन जाएगा तो बताएंगे वो। तो अगर जो इशारा मैं कर रहा हूँ वो सुनील जी समझ रहे हैं, शकील जी समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो यही राजनीति सुबह से शाम तक करते हैं उनको समझ में आता है। अभी उनको कुछ नया केस नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पूछना है कि भाई होटल का बिल कौन दे रहा है। और ये इस बार अगर मोदी और अमित शाह की जो अब तक की पॉलिटिक्स है वो अगर चलती है आगे, तो अब वो केवल कॉर्पोरेटर तक नहीं रुकेंगे, वो अब शिंदे जी का पूरा फैसला करेंगे। हालांकि ये ऐसी स्थिति में अभी महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन वो शिंदे जी का पूरा फैसला करेंगे। और एक नई मुसीबत और है कि जब इनका पार्टी का सिंबल लिया था चुनाव आयोग ने और मशाल मिल गया था शिवसेना उद्धव ठाकरे को, तब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था जी। उद्धव ठाकरे ने केस किया था। इसी 21 तारीख को यानी परसों उस केस की सुनवाई भी है। तो वो केस भी निकल आया है जिसमें कि उनके पिछले विधानसभा के विधायकों का योग्य ठहराने की भी बात है। तो तमाम तरीके की मुसीबतों से वो घिरे हुए हैं और ये मुसीबतें उन्होंने खुद पैदा की हैं। जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है वो मुसीबतें उन्होंने पैदा की हैं और ये मोदी और अमित शाह इसको ज़रूर कुछ ना कुछ इनके बारे में योजना बना रहे होंगे। जैसी उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति बड़ी सीधी नहीं होती है, तो वो कुछ ना कुछ योजना जरूर बना रहे होंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ योजना क्या बन रही है? राहुल गांधी को लेकर कुछ बताने वाले थे शकील जी। शकील जी, क्या चल रहा है इधर कांग्रेस खेमे में? देखिए, हम जो बता रहे थे वो ये था कि जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह मोदी जी के बीजेपी के अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं और जिस तरह बीजेपी के अंदर से चाहे दबी हो कुछ आवाजें आ रही हैं, उस स्थिति में राहुल का सक्रिय होना और अति सक्रिय होना बड़ा मायने रखता है। अभी राहुल ने असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, बंगाल, जहां जहां चुनाव हो रहे थे, रोज एक एक की मीटिंग करी
और उसके बाद आज वो केरल में थे और आज ही शाम को वो ही पहुंच गए होंगे, शायद लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे, कहीं पहुंचने ही वाले थे। वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे नेता लोग पहुंच गए थे और रात को वो रायबरेली जाके वहाँ रुकेंगे और कल उनके रायबरेली में प्रोग्राम है। रायबरेली के प्रोग्राम में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मनरेगा पे तो वो मीटिंग ले ही रहे हैं वहाँ पे। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कांग्रेस के लिए, मनरेगा की वापसी। इसके अलावा वो वहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। वहाँ हर साल राहुल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाते हैं। इस बार उनके साथ आरपी सिंह वहाँ पे होंगे। आरपी सिंह क्रिकेटर हैं, सब जानते हैं आरपी सिंह को, हमारे दर्शक जानते हैं। तो आरपी सिंह होंगे, लेकिन इससे पहले राहुल के साथ सचिन तेंदुलकर वहाँ पहुँचे थे। जब आरपी सिंह की अभी हमें खबर मिली कि आरपी सिंह राहुल के साथ होंगे वहाँ, और सचिन तेंदुलकर वहाँ गए, दिन भर बैठे राहुल के साथ में। गांव के अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ, और उसके बाद ही उन्होंने भारत रत्न और राज्यसभा ले ली। सचिन तेंदुलकर ने इस तरह से भारत रत्न और राज्यसभा ली थी कि उस वक्त वो चारों तरफ चक्कर काटा करते थे। कल रायबरेली के बाद राहुल का हरियाणा का प्रोग्राम है, कुरुक्षेत्र का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो संगठन की बात राहुल कर रहे हैं, तो वहाँ हरियाणा और उत्तराखंड दोनों जगह के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जो 13 तारीख से चल रहा है। इसके बारे में मीडिया ज़्यादा बताता नहीं है, इसलिए लोगों को मालूम नहीं पड़ता। बीजेपी का कुछ हो तो सब मालूम पड़ जाता है कि उनके प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, ये हो रहा है। तो 13 से 22 तक वो चल रहा है, तो राहुल उसमें जा रहे हैं। तो हम जो बात बता रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के जो अंतर विरोध हैं उनको मीडिया ढक लेता है, उनको बताता सॉरी उनको बताता नहीं है। आज जो है पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस के जो राजस्थान के अध्यक्ष है डोटासरा, गोविंद डोटासरा, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सुबह 10 बजे आके। और टीकाराम जूली जो वहां पे विधायक दल के नेता है, विपक्ष के नेता है, उन्होंने कि वहां पे 45 लाख वोट अचानक काट दिए। अभी 3 जनवरी तक वो बता रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कि होता है बीजेपी का दबाव आया तो 45 लाख वोट एक झटके में काट दिए। तो उन्होंने अच्छा किया कि उसको नोटिस में लाया, बताया, मीडिया उसको कितना दिखाएगी कितना बताएगी ये एक अलग मुद्दा है,